होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक अच्छे से प्यारे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने सेल वॉल को डिस्कस किया, ठीक है, डिस्कवर तो रॉबर्ट हुक ने किया था, और सेल मेम्ब्रेन को जो है डिस्कस किया। काफ़ी डिटेल जो है वो वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी मैंने उसके लिए हार्ड वर्क किया है। मस्ट उसको देखे, लिंक जो है वो आपको बारे में गिवन है, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देखें और सेल मेम्ब्रेन के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। अब हम सेल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म के साथ हमारे सेल स्ट्रक्चर वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर सेल के ऑर्गेनल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ जाएंगे और सारे ऑर्गेनल्स को वन बाय वन अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें कि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, या फिर इवन हमारी जो बॉडी है, विदाउट फ्लूइड वो काम नहीं करती। वी नीड 70 to 80% वाटर फॉर आवर एक्टिविटीज, राइट? एंड दैट वाटर इज व्हाट? फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी। सिमिलरली वी हैव सम ऑर्गेनल्स जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लाइक अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसके फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर? अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसमें अपना फ्लूइड प्रेजेंट है, गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लूइड ऑफ सेल को जो हम नाम देते हैं, हमारे सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को जो हम नाम देते हैं, तो वो क्या है? वो है साइटोप्लाज्म। सो वी वुड से फ्लूइड ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको डिस्कवर किया था रुडोल्फ ने। किसने डिस्कवर किया था? रुडोल्फ ने डिस्कवर किया था। रुडोल्फ एक साइंटिस्ट था 1863 में। इन 1863 रुडोल्फ डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। ये जो साइटोप्लाज्म है, एक तो मैंने आपसे कहा ना कि इसको हम लोग फ्लूइड ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसका अगर डेफिनेशन में लिखूं तो कुछ यूं इसका डेफिनेशन आएगा, इट इज अ गिलिटेनियस सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब क्या है कि इसमें लिक्विड भी होगा और इसमें सॉलिड सब्सटेंसेस जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो सेमी सॉलिड सब्सटेंस that fills the living cell। क्लियर हो गई ये बात कि ये हमारे पास क्या करता है? एक लिविंग सेल को फिल कर रहा होता है। किस किस्म का सब्सटेंस है? गिलेटिनियस या फिर सेमी सॉलिड। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ सेल्स के साइटोप्लाज्म जो है वो दिखा देती हूँ, फिर आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक सेल हुआ, ठीक है। होपफुली आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किसका सेल बना रही हूँ। ये इसमें हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के पेरिफेरी पे कौन सा ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खैर हम इस चीज में नहीं जाएंगे, हमने अपने मेन जो है उस पर फोकस करना है। बस ये इसमें डिफरेंट क्या है? ऑर्गेनल्स है, एक सेल है, ठीक है। कौन सा सेल है? चले, एनिमल सेल है ये। तो ये इसमें ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, वो है लाइसोसोम्स वगैरह है। तो ये हमारे पास हुआ एनिमल सेल, ठीक है। इसी तरह से दूसरा मैं आपको सेल बना के दिखाती हूँ।
ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरा सेल हुआ जिसको हम कहेंगे प्लांट सेल, जिसमें से होगा हमारा एक बहुत बड़ा वैक्यूल, ठीक है। प्लांट के सेल में क्या होता है, सेंटर में तो खैर नहीं, लेकिन बड़ा सा जो है उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये इसका न्यूक्लियस हुआ, ये इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब्यूल्स वगैरह। इसमें अलावा अगर प्लांट सेल है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें थैलेकोइड से स्टेक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइकोऑक्सीसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। लाइसोसोम नहीं, सॉरी, ग्लाइकोऑक्सीसोम्स और राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और ये इसका होगा वैक्यूल, ठीक है, जो कि 90% वाटर से बना होता है। तो ये हमारा हुआ प्लांट सेल। थर्ड वन मैं आपको बना के दिखाती हूँ, दैट इज बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये हमारा हुआ बैक्टीरियल सेल। ये हमारा क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल हुआ। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी हमारे पास कुछ चीजें जो है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास पूरा रीजन है, ठीक है, जो आपको ऑर्गेनल्स के बगैर पूरा जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो रीजन है ब्लैक से मैं इसलिए वो कर दी ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। या इसमें ये जो पूरा रीजन है, ये इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है, एक गेलेटिनियस सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि लिविंग सेल्स को फिल करता है। तो ये फिलिंग कर रहा है ना इनसाइड। जैसे आप देखिए पूरा जो सब्सटेंस, पूरे जो मतलब इन्वायरमेंट है, तो वो कैसे है, वो इसी गेलेटिनियस से सेमी सॉलिड सब्सटेंस से भरा हुआ है, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसी तरह सेम ये और सेम ये। तो ये अच्छा, ये वाला कौन सा सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। तो अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ यूकैरियोट, इन केस ऑफ यूकैरियोट अगर हम बात करें, so all the content inside cytoplasm, inside plasma membrane, inside plasma membrane form cytoplasm except न्यूक्लियस। क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना वो अपने अलग ही, अपने आप में एक अलग दुनिया है, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा जितना पूरा कंटेंट हमारे सेल में इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स है वो हमारा क्या बना रहे हैं, वो हमारा साइटोप्लाज्म बना रहे हैं। और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मींस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो है ऑल द कंटेंट प्रेजेंट inside the cell, all the content present inside the cell make up cytoplasm. Clear? ये बात कर रहे हो कि आपको अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर प्रोकैरियोट्स में जितना पूरा कंटेंट है इनसाइड द सेल वो पूरा क्या बनाता है, वो साइटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल में प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर देखें, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें एक रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अगर यहाँ पे इनका डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन्स वगैरह है, तो एक छोटा सा रीजन है, ठीक है। उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो उसी न्यूक्लियोइड में इनका जो है सब कुछ पड़ा हुआ होता है। क्लियर, इनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो जितना कंटेंट इनके अंदर होता है वो सब इनका साइटोप्लाज्म बना रहा होता है। और अगर इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल सेल हम बात करें, इन केस ऑफ
एनिमल और प्लांट सेल हम बात करें तो फिर क्या होता है कि अदर देन न्यूक्लियस, ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अदर देन न्यूक्लियस जो बाकी कंटेंट है वो पूरा हमारे साइटोप्लाज्म में आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? साइटोप्लाज्म के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो क्लियर हो गया आपको कि ये हमारे पास एक गेलेटिनियस सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है या फिर एक लिविंग सेल को फिल करता है। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखा के मैंने आप लोग को साइटोप्लाज्म जो है वो दिखा दिया, ठीक है। सेल्स बना के मैंने आपको साइटोप्लाज्म दिखा दिया, उनके बीच डिफरेंस बता दिया, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट्स के बीच में बता दिया मैंने कि साइटोप्लाज्म जो है वो कब बनेगा, मतलब कब जो है हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यूकेरियोट्स के केस में एक्सेप्ट न्यूक्लियस जितना कंटेंट है, और प्रोकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो पूरा जितना कंटेंट है वो सब हमारे पास क्या बना रहा होता है, साइटोप्लाज्म बना रहे होते हैं। तो इसके अलावा हम साइटोप्लाज्म को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रीजन बिटवीन न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? कि हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमारा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके बीच में जितना सारा सब कुछ है वो हमारे क्या बनाता है, साइटोप्लाज्म। और ये होता है किस तरह से, ये गेलेटिनियस होता है, जेली लाइक होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, वाटर बेस में प्रेजेंट होता है। आगे हम इसके नेचर को डिस्कस करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर हम इसको विस्को कोलॉइडल नेचर भी बोलते हैं। विस्को कोलॉइडल मतलब इसके जो अगर सॉल्यूशंस की हम बात करें तो इसमें विस्कोसिटी भी होती है, ठीक है, और कोलॉइडल भी होते हैं, तो विस्को कोलॉइडल नेचर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब अगर बात करें फिजिको और केमिकल की, तो फिजिको का मतलब है कि इसमें कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, जेली लाइक मैट्रिक्स जो है वो इसमें प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें केमिकल की तो मीन्स कि ये 90% किस चीज से बना है, वाटर से बना है। इसी वाटर में हमारे पास भी डिफरेंट लार्ज स्मॉल आयंस गैसेस सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर होगी ये बात? इसमें क्या है, इसमें जो है अगर 90% वाटर की हम बात करें तो इसमें क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। जितने भी सब्सटेंसेस है वो इसके 90% वाटर में डिजोल्व। लेट मी चेक के वीडियो ऑन है कि नहीं। यस, तो वो क्या है कि डिफरेंट जितने सब्सटेंसेस है वो क्या है, वो इसमें डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये जो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिजोल्व फॉर्म में इसमें प्रेजेंट है, ये सब्सटेंसेस हमारे पास लार्ज भी हो सकती है। क्लियर? ये सब्सटेंसेस हमारे पास लार्ज सब्सटेंसेस भी हो सकती है और ये सब्सटेंसेस हमारे पास स्मॉल सब्सटेंसेस भी हो सकती है। क्लियर? अगर लार्ज सब्सटेंसेस को, चलिए पहले लार्ज सब्सटेंसेस को डिस्कस करते हैं। अगर लार्ज सब्सटेंसेस की हम बात करें, मैंने आपसे कहा ना कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म की बात कर रही हूँ, और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट है। वो सब्सटेंसेस जो है वो लार्ज भी हो सकती है और वो स्मॉल भी हो सकती है। तो अगर लार्ज मॉलिक्यूल की हम बात करें तो लार्ज मॉलिक्यूल में इसमें होते हैं प्रोटीन्स,
लिपिड्स या फिर कार्ब्स वगैरह। ये क्या है? ये लार्ज मॉलिक्यूल है और ये सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये हमारे पास इनकम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ये लार्ज मॉलिक्यूल है ना, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। ये क्या है? ये इनकम्प्लीटली जो है क्या होते हैं? डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो डिसोल्यूशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या बनाते हैं? ये कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं? कोलॉइडल, ठीक है। कोलॉइड्स पता है ना, जानते हैं ना, सोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन 9th में जब सोल्यूशंस हम पढ़ते थे तो उसमें हमने कोलॉइड्स जो है वो पढ़े थे। कोलॉइड्स आपको पता होगा। तो जो कोलॉइडल सोल्यूशंस है वो कौन बनाता है? वो यही इनकम्प्लीटली डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो है वो बनाती है। जो लार्ज सब्सटेंसेस है हमारे सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या बनाते हैं? कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। अब ये जो कोलॉइडल सोल्यूशन है, ठीक है, जो कोलॉइड के फॉर्म में एक सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है, तो ये विस्कस भी हो सकता है, ये विस्कस भी हो सकता है और नॉन विस्कस भी हो सकता है। क्लियर? अगर हम बात करें विस्कस की, तो विस्कस में हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जेल लाइक मटेरियल या जेल लाइक सब्सटेंस, मतलब उसका जो नेचर होगा वो जेल लाइक होगा, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्ब्स, वो इनकम्प्लीटली डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहे हैं, और वो कोलॉइडल सोल्यूशन जो वो हमारे पास विस्कस भी हो सकती है, नॉन विस्कस भी हो सकती है। जो विस्कस है उसका नेचर जेल लाइक होगा, और जो नॉन विस्कस है उसका जो नेचर होगा वो सोल लाइक होगा। क्लियर हो गई ये बात? ये हमारे पास सोल लाइक सब्सटेंस होगा, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो है तो वो हमारे पास विस्कस भी हो सकती है और वो हमारे पास नॉन विस्कस भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस विस्कस की, तो ये जो विस्कस या जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ये हमारे पास सेल में साइटोप्लाज्म की, आई थिंक सो, ये मुझे लग रहा है नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ चलो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, इसको यहाँ से करते हैं रफ। तो जेल लाइक जो सब्सटेंस है ये साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। किस चीज पे प्रेजेंट होता है? पेरिफेरी पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें साइटोप्लाज्म को, तो ये साइटोप्लाज्म की क्या है? पेरिफेरी है, क्लियर? साइड्स है, ये क्या है? पेरिफेरी है। तो इस पेरिफेरी में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट हो गए, और यहाँ पे इसी वजह से जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो भी जेल लाइक उसका नेचर है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं भी होते, वो जेल लाइक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑर्गेनिज वगैरह भी है या फिर प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह भी है, तो वो जेल लाइक सब्सटेंस में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं? ये पेरिफेरी में होते हैं, क्लियर। तो जेल लाइक सब्सटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म के पेरिफेरी में होते हैं, क्लियर। और अगर यहाँ पे अगर कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स, आगे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ स्मॉल, तो वो फिर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वो सोल लाइक वाले सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे। जो सोल लाइक सब्सटेंस है ना, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। हो गई आपको ये बात क्लियर कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्ब्स वगैरह है जो कि इनकम्प्लीट डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। वो कोलॉइडल सॉल्यूशन दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विस्कस और नॉन विस्कस। तो जो विस्कस होता है वो जेल लाइक, उसका जो नेचर होता है वो जेल लाइक होता है, और जो नॉन विस्कस होता है उसका नेचर जो वो सोल लाइक होता है, क्लियर। और ये जो जेल लाइक है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। सेल के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो दूसरा वाला है जेल लाइक, सॉरी सोल लाइक, तो सोल लाइक जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होंगे।
तो ये सारी कहानी जो थी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स की थी कि साइटोप्लाज्म में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं। अक्सर ये पॉइंट जो है तो एमसीक्यूज में आता है कि जो साइटोप्लाज्म में हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस है तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज सब्सटेंसेस है वो अनडिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वही क्या बनाते हैं, वही हमारे क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस को बनाते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। तो वो ट्रू सॉल्यूशंस कौन बनाता है, वो ट्रू सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि अमाइनो एसिड्स होंगी, ये कंप्लीटली डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड आगे फंक्शन मैं आपको बताऊंगी कि अमाइनो एसिड ये सारी चीजें यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज हो गया, ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट्स हो गई। तो ये सारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं आयंस वगैरह, तो ये क्या होती है, कंप्लीटली डिसॉल्व होती है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होती है। और ये जब कंप्लीटली डिसॉल्व होंगी तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का हमें पता है ना कि इसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स या जो कुछ भी इसमें प्रेजेंट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुई होंगी। तो ये क्या बनाती है, ट्रू सॉल्यूशंस बनाती है। और ये ट्रू सॉल्यूशन जो है ये हमारे साइटोप्लाज्म का बनाती है साइटोसोल। ठीक है, और ये साइटोसोल है तकरीबन 80 to 90% वाटर से बनी होती है। क्लियर, ये जो साइटोसोल है ये 80 to 90% किससे बनी होती है, वाटर से बनी होती है। तो ये थी हमारे साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर या उसके फिजिको केमिकल नेचर या विस्को कोलोइडल नेचर की कहानी कि उसमें 90% वाटर है जो दो किस्म के मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस पे कंसिस्ट करता है, लार्ज मॉलिक्यूल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। तो लार्ज में ये प्रोटीन लिपिड कार्ब्स आते हैं, इनकम्प्लीट डिसॉल्व होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। कोलोइडल में भी फिर एक फॉर्म विस्कस है, दूसरा नॉन विस्कस है। जो विस्कस है वो जेल लाइक है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो नॉन विस्कस है, सॉल लाइक, तो वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, दूसरा हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, आयंस वगैरह जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व होती है, ट्रू सॉल्यूशंस बनाती है। और वही ट्रू सॉल्यूशन हमारे साइटोप्लाज्म का साइटोसोल बनाती है। क्लियर, ओके, मैं साइड पे होती हूँ, आप लोग इससे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ समझाई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा दें या फिर अपने नोट्स में जो है अपने साथ उसको नोट कर दें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के फंक्शंस को कि साइटोप्लाज्म अगर सेल में प्रेजेंट है, जेली लाइक या सब्सटेंस जो है वो हमारे सेल में प्रेजेंट है, तो इसका फंक्शन क्या है, क्यों जो है ये हमारे सेल में प्रेजेंट है। तो आप लोग अच्छे से पॉइंट्स को नोट कर लें, हम फिर डिस्कस करते हैं फंक्शंस को। हम इसको क्या नाम देते हैं, फ्लूइड ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेल का फ्लूइड है। और वैसे इसका डेफिनेशन क्या है कि रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये इसका नेचर कैसे होता है, गैलेटिनियस होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मैंने आपको बता दिया ना कि मतलब फ्लूइड्स भी इसमें नजर आएंगी और सॉलिड सब्सटेंसेस भी नजर आएंगी। वो लार्ज सब्सटेंसेस भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होती है या किसी भी लिविंग सेल को फिल अप करती है। तो चलो जी, इसको हम इरेज करते हैं। डिस्कवर किसने किया था, रुडोल्फ ने 1863 में। ये डिस्कवरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसको याद रखा करें कि किस स्ट्रक्चर को, किस ऑर्गेनल को, किस मॉडल को, किस एक्सपेरिमेंट को कब जो है और किसने पुट फॉरवर्ड किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अक्सर एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाती है और अगर एमडी के एस्पिरेंट्स हो तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक उस ऑर्गेनल और हर एक स्ट्रक्चर के साथ उसकी डिस्कवरी जो है वो याद रखा करो।
कि कौन सा कोई स्ट्रक्चर या वो जो है किसने डिस्कवर किया। लेट मी चेक आउट द कैमरा। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। सेल में यूं ही कोई चीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके प्रेजेंस का। अब फंक्शन साइटोप्लाज्म के कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं उन सबको ये क्या करता है, एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करता है। उन ऑर्गेनल्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, गोल्जी अपरेटिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। ये सारे हमारे पास क्या है। इसके अलावा और भी माइक्रोबॉडीज, वेसिकल्स, वैक्यूल्स वगैरह। तो ये सब साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स है ये उनके लिए एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो आसानी से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर। इसके अलावा हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो भी यहाँ पे होता है, ठीक है। लाइक जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, फूड जो है वो बन जाता है, स्टार्च जो है वो हम ले लेते हैं। तो स्टार्च जो सेलुलर रेस्पिरेशन का होता है, जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइको ग्लूकोज और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। हम जो स्टार्च ले रहे होते हैं तो वो क्या है, वो कार्ब्स होते हैं ना, जो कि प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किए होते हैं। तो वो जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, जिसमें जो कार्ब्स हैं वो 2-3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो कार्ब्स होते हैं वो 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको हम नाम बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को हम नाम बोलते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है वो बनता है ग्लाइकोलिसिस में। तो वो जो ग्लाइकोलिसिस है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, बैक्टीरिया में भी होता है, हम में भी होता है, एनिमल्स, प्लांट्स सब में होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर। इसके अलावा जो हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 किस्म की रिस्पायरेशन होती है। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि ज्यादातर कहाँ पे होता है, बैक्टीरियाज में। और लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, हम में होता है, ठीक है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज में आप लोग नोट करते हैं ना, आपको जो फैटीग हो जाता है, आप लोग थक जाते हो, तो असल में होता क्या है कि लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और उस लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के रिजल्ट में हमें थकावट महसूस होती है। इसी वजह से जब हम ज्यादा हैवी एक्सरसाइज या वर्कआउट वगैरह करते हैं तो हम बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो फैटीग होता है वो असल में इसी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रिजल्ट होता है। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, जिसके जरिए हमारे पास जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स है वो सब बनते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल। तो ये सारे दोनों मतलब ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये भी कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्लियर। तो ये प्रोसेस भी वहां पे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये
इट प्रोवाइड स्टोरेज साइट। ठीक है, ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स को एक स्टोरेज साइट प्रोवाइड करता है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो वो आसानी से इसमें स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और जब रिक्वायर्ड होते हैं तो सेल उसको वापस लेता है, जब रिक्वायर्ड नहीं होते तो सेल से विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमिक एक्टिविटीज फ्लैश आउट हो जाते हैं। क्लियर। तो साइटो जो स्टोरेज साइट है, इसमें हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेस भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास वेस्ट भी हो सकते हैं। सो अगर यूजफुल की हम बात करें तो यूजफुल में हमारे पास क्या हो सकते हैं, कार्ब्स। ठीक है, जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे मसल सेल्स में, लिवर में, तो ये असल में कौन स्टोर कर रहा होता है, ये असल में साइटोप्लाज्म स्टोर कर रहा होता है। कार्ब्स हो गई, प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गई, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड, तो ये सारी चीजें जो है ये कौन स्टोर करता है, ये साइटोप्लाज्म। अगर वेस्ट की हम बात करें तो वेस्ट में हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्सलेट। आपको पता है ना क्या करता है, जब बॉडी में इसकी बहुत ज्यादा रेशियो बढ़ जाए तो किडनी स्टोन्स बनाता है। क्या बनाता है, किडनी स्टोन्स बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट को जो है तो ये क्या करता है, स्टोर करता है, या तो इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, या फिर सेल से ये फ्लश आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमिक एक्टिविटीज। ठीक है, लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में कोई भी डेंजरस चीज है तो वो लाइसोसोम में जाएगी, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, एसिडिक जो है एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके जो एंजाइम्स है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और जो चीज होगी उसकी ब्रेकडाउन होगी, उसमें से यूजफुल चीज ले भी जाएगी, और जो मतलब यू कहते कि यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, तो वो सेल से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, या फिर यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन स्टोर करता है, साइटोप्लाज्म स्टोर करता है। क्लियर हो गई ये बात। मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अलावा लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसे इंपॉर्टेंट उसमें काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा यूजफुल या फिर जो बेस्ट सब्सटेंसेस है उनके लिए स्टोरेज साइट प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई ये बात। लाइक अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो यही अमाइनो एसिड जब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके लिए अमाइनो एसिड कौन प्रोवाइड करता है, उसके लिए अमाइनो एसिड जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो इसी तरह से ये चीजें जब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बन रही होती है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में अपने कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं ना, कौन बनाता है, गोल्जी अपरेटस बनाता है। ठीक है, तो उसी के लिए भी जब गोल्जी अपरेटस में कार्बोहाइड्रेट्स बनाने होते हैं तो उसके लिए का जो ग्लूकोज है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। क्लियर होगी ये बात। इसके अलावा ये एक और दो इम्पोर्टेंट उसको परफॉर्म करता है प्रोसेसेस को, जिसमें फर्स्ट वन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्लियर। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो भी कौन परफॉर्म करता है, लाइसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग, और ये हमारा हुआ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है उसकी स्प्लिटिंग होती है ग्लूकोज में, तो ये प्रोसेस भी कौन परफॉर्म कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से एक दूसरा प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। अब इसमें
क्या होता है, इसमें भी ग्लूकोज बनता है, ठीक है, इसमें क्या बनता है, इसमें भी ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो जो ग्लूकोज होता है वो किससे बनता है, वो बनता है प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन में कुछ बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, या फिर बनता है लिपिड से, ठीक है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल से क्या बनता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस, ठीक है, और ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ये दो इंपॉर्टेंट, इसी तरह से अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ना, ये कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म परफॉर्म कर रहा होता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि साइटोप्लाज्म अगर सेल में मौजूद है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर जो है एनवायरमेंट, प्रॉपर मीडियम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के इम्पॉर्टेंट स्टेप को, इनिशियल स्टेप यानी ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है, हेल्प नहीं करता बल्कि साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वो भी परफॉर्म करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, स्टोरेज साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो यूजफुल सब्सटेंसेस भी हो सकती है, वेस्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट अदर प्रोसेसेस करता है, यानी कि ग्लाइकोजीनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस इनमें डिफरेंट क्या है, दोनों में ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो दोनों में बनेगा, लेकिन एक में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनेगा, दूसरे में जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे साइटोप्लाज्म के। अब एक छोटा सा दूसरा टॉपिक है, दैट इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मतलब ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें साइटोप्लाज्म हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, इट्स नॉट द फंक्शन, इट्स द एक्टिव मास, इट्स द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये मूवमेंट जो है ये ऑर्गेनेलीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उनके फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्टिव मास मूवमेंट ऐसे होता है कि मतलब हम लोग को पता है कि साइटोस्केलेटन जो है वो किस चीज से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से, फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट और फिलामेंट्स, इन सबसे, ठीक है। तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये ऐसे सेल में स्कैटर्ड है कि इन्होंने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एक जाल सा इन्होंने पूरे सेल में जो है बनाया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे फ्लिपी मूवमेंट शो करते हैं इनसाइड द सेल, ठीक है, ये मूव होते तो इसके साथ सारे ऑर्गेनल्स जो है वो भी मूव करते, लाइक अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो फ्री जो है तो फ्रीली जो है वो इसमें फ्लोट करते हैं, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, तो एक एक्टिव मास मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को हम नाम बोलते हैं साइक्लोसिस का। तो साइक्लोसिस भी हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म हो रहा होता है, जो कि ऑर्गेनल्स के लिए, उनके फंक्शंस के लिए बहुत होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है यहाँ पे, आज का सेशन लाइक इट्स ऑलमोस्ट इनफ। तो अपने वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें होगा, कोई आपको इसमें डाउट होगा, ठीक है, मैंने हर एक चीज़ जो है वो बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से आपको समझा दी है डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सेशन को करते हैं एंड, और अगेन आई विल से दैट सपोर्ट अल्ट्रा बेंस एकेडमी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा आएगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे, जिसमें हम लोग एंडो मेम्ब्रेनियस सारे ऑर्गेनल्स जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तब तक के लिए जो है तो कनेक्ट रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।